देखिए 13 जून को शुरू हुई इजरायल और ईरान की जंग में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका सीधे तौर पर इजरायल और ईरान के बीच इस जारी युद्ध में कूद चुका है। इजरायल पर हमले को लेकर ईरान का बयान सामने आया है। 20वें दौर में इजरायल के खिलाफ जवाबी हमला। ईरान अपने हमलों को लेकर यह जानकारी दे रहा है। शक्तिशाली मिसाइलों से इजरायल पर अटैक कर रहे हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों से दुश्मन पर हमला किया गया है। नई रणनीति से इजरायल की सुरक्षा में सेंध लगा दी है ईरान ने। तो ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, जिस तरह से जवाबी हमले कर रहा है, उसी को लेकर यह बयान ईरान की तरफ से जारी किया गया है कि नई रणनीति अपनाई है हमने और उस नई रणनीति के तहत इजरायल की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम ईरान ने किया है। 20वें दौर में इजरायल के खिलाफ यह जवाबी हमला जारी है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजरायल के खिलाफ पलटवार किया। इजरायल के अलग अलग इलाकों पर ईरान का हमला जारी है। तेल अवीव और हाइफा के रिहायशी इलाकों पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जो कहा जा रहा है ईरान की तरफ से वो किया भी जा रहा है, जो हमले वो कर रहा है उसमें किस तरह से नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें तेल अवीव और हाइफा दोनों ही जगहों पर जबरदस्त तबाही, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम नई रणनीति के तहत इजरायल की सुरक्षा में सेंधमारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है इजरायल को इन हमलों में। कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है। कई जगहों पर बिल्डिंग्स जो तबाह हो चुकी है पूरी तरीके से। कई रिहायशी इलाकों में भी नुकसान इन हमलों से हुआ है। तो ये जंग आखिर कहां जाकर रुकेगी और अब इसमें और कितने खतरनाक मोड़ आने बाकी हैं, क्या कुछ होता है आगे, तमाम सवाल जिन्हें समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार सर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहला मेरा सवाल यही सर, जो इस वक्त हर किसी के मन में, कि आखिर ये जंग, ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा सर। अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, लेकिन बावजूद इसके ईरान रुक नहीं रहा है। जी बहुत धन्यवाद शिरीन, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर, जो क्या इसके आगे क्या होने वाला है। अमेरिका की एंट्री हुई है, परंतु मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से अमेरिका ने वहां पर अटैक किया है उसने बिल्कुल ऐसा नहीं है जो अपना प्रोट्रैक्टेड प्रेजेंस है, जो भाई आ गए हैं और वहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। उनके हवाई जहाज B-2 बॉम्बर्स वहां पर आए हैं 3 ठिकानों पर, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, जहां पर न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस हैं। उन्होंने इस्फहान पर, नतांज पर और फोर्दो पर उन्होंने अटैक किया है और उनके हवाई जहाज B-2 बॉम्बर्स वहां से निकल गए हैं। उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं हो पाया, क्योंकि टोटल डोमिनेंस है इजरायल का और अमेरिका की वहां पर ईरान की एयर स्पेस पर। तो मैं आपको, आपके देखने वालों को ये सबमिट करना चाहूंगा, जो अब बॉल इज वेरी मच इन ईरान कोर्ट। ईरान के पाले में है गेंद, अब वो कैसे खेलता है ये देखना पड़ेगा। अभी तक जो आपने बताया है, देखिए सुबह भारतीय समय के अनुसार 4 बजे ईरान के ऊपर हमला हुआ अमेरिका का। अब कितने घंटे हो गए हैं? करीब 9 घंटे हो गए हैं, परंतु अभी तक ईरान ने बातें तो बहुत कही हों, जो हम अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया है, हम उसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, परंतु उन्होंने हमला अमेरिका के किसी भी सैन्य ठिकानों पर नहीं किया है। और बहुत वहां पर उस पश्चिम एशिया क्षेत्र में बहुत सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के, जिसमें करीब 40, 50, 60 हजार अमेरिकी सैनिक हैं। तो अगर वो चाहे तो वहां पर कर सकता है, परंतु उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। उसने केवल इजरायल पर, जैसे आपने बताया, जो तेल अवीव पर, हाइफा पर और जेरूसलम पर किया है। परंतु वो जो भी ऐसे हमले हैं वो ऐसे नहीं हैं जिससे कि इजरायल की कमर टूट जाए, पीठ टूट जाए। वो इसको, हमलों को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब आगे देखना होगा ईरान क्या करता है। अभी ईरान ने हमला किया है, इजरायल ने भी उसका जवाब दिया है और काफी उसने भी भारी विनाशकारी जवाब दिया है। तो द बॉल इज वेरी मच इन ईरान कोर्ट। अगर ईरान अमेरिका के ऊपर भी हमला करता है शिरीन, तो तब वहां से ये जंग जो है
वो क्षेत्रीय उसमें बदल सकती है, रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन में बदल सकती है। ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं कि स्टारमर, जिन्होंने ये कहा है कि जो कोई भी समाधान अगर निकलेगा तो वो कूटनीति से ही निकल सकता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा। ब्रिटेन ने यह भी यहां पर कहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस पर ईरान काम कर रहा है वो दुनिया के लिए एक खतरा है। ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। और इसी बीच ईरान के खिलाफ हमले की ओमान ने निंदा की है। ईरान पर अमेरिका का हमला गलत, इलाके में शांति की पहल होनी चाहिए, यह ओमान की तरफ से कहा गया है। ओमान ने इस हमले को जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया गया, उसके जो परमाणु जगहों पर जो किया गया है, वहां यह कहा गया है ओमान की तरफ से कि ईरान पर अमेरिका ने जो हमला किया वो गलत है और इस इलाके में शांति की पहल की जानी चाहिए। तो दो बड़े रिएक्शन इस वक्त इस युद्ध को लेकर, ओमान की तरफ से और दूसरा ब्रिटेन की तरफ से। अशोक सज्जनार सर, अब कहीं ना कहीं ये सवाल भी मन में उठता है क्योंकि दो गुटों में बटी हुई पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। निंदा तो सब कर रहे हैं, शांति की बात सब कर रहे हैं, लेकिन कोई ईरान को गलत बता रहा है तो कोई अमेरिका की कार्रवाई के साथ खड़ा हुआ है। क्या हम ये माने कि ये आहट है, ये खतरे का अलार्म है जो हमें एक अगले विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, संभावनाएं शिरीन तो बहुत हैं जो ये किस तरफ जा सकता है, परंतु अगर रियलिस्टिकली देखा जाए जो क्या हो सकता है, तो देखिए निंदा तो सभी देश करेंगे, ओमान करेगा, सऊदी भी करेगा, यूएई भी करेगा, परंतु कोई ठोस कदम इसके बारे में उठाने वाले नहीं हैं। और देखिए जो भी ये हैं इस क्षेत्र के देश हैं, चाहे वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अरब देश हैं, कोई भी नहीं चाहता है जो ईरान के पास परमाणु अस्त्र आए, क्योंकि अगर परमाणु अस्त्र आता है तो वहां पर जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही बुरा प्रहार पड़ेगा। तो ये सभी देश कहते रहें जो ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, परंतु वो अपने मन में ये खुशी मना रहे होंगे जो ईरान की जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने की एम्बिशन है शिरीन, उसको खत्म किया जा रहा है। क्योंकि देखिए इसको बहुत उस पहलू से, क्षेत्रीय बैलेंस के पहलू से, रीजनल बैलेंस के पहलू से, स्टेबिलिटी के पहलू से देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये सभी जानते हैं जो ईरान ने बहुत सारे आतंकी गुटों को इधर उधर उसने स्टेशन किया है। हमास है तो वो ईरान की प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह है तो वो ईरान की प्रॉक्सी है, हूती है तो वो ईरान की प्रॉक्सी, और उन्होंने सभी ये जो प्रॉक्सीज हैं, इराक में भी है, सीरिया में भी है, ये सभी प्रॉक्सी उन्होंने ज्यादातर इजराइल के चारों तरफ उन्होंने लगा रखी हैं, जिससे कि वो इजराइल के ऊपर दबाव बनाए रखें। विदेशी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी का बहुत बड़ा दावा, यूएस हमले में फोर्डो साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हमले से पहले यूरेनियम को हटा लिया गया था, हमले से पहले फोर्डो साइट से लोगों को हटा दिया गया था। तो ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने जो हमला किया उसमें उसे बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पहले से अलर्ट था, उसने पहले से ही वहां पर इंतजाम कर लिए थे, फोर्डो साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, यूरेनियम को हटा लिया गया था और वहां से लोगों को भी हटाया गया। अशोक सर, कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा तो था पहले से, क्योंकि लगातार अमेरिका चेतावनी दे रहा था, धमका रहा था। भले उसने बीच में ये बात कही हो कि हम 2 हफ्तों का इंतजार करेंगे, लेकिन ईरान को भी तो अंदेशा रहा होगा ना, और इसीलिए शायद वो पहले से अलर्ट था और इसीलिए अब कह रहा है कि नुकसान हमें ज्यादा नहीं हुआ। जी देखिए, हाँ ये देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हमें जरूर ये असेस करना पड़ेगा जो कितना नुकसान हुआ है। ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही आपके चैनल पर नहीं पर और कहीं कहा था, जो बिल्कुल शुरुआत में जो हमको ये असेस करना पड़ेगा जो डैमेज कितना हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूं अगर वहां से लोग हटा लिए गए, अगर वहां से यूरेनियम वगैरह हटा लिया गया, परंतु वहां पर जो फैसिलिटी है कम से कम वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। तो ऐसी फैसिलिटी को दोबारा से बनाना मेरे विचार से काफी इसके ऊपर समय लगने वाला है। दूसरी बात है, देखिए वो कहते हैं हमने लोगों को हटा लिया, सारे उनके जो सबसे शीर्ष साइंटिस्ट हैं, 10 बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनको तो पहले ही दिन इजराइल ने उनको खत्म कर दिया था और सभी के नाम उन्होंने दे दिए थे और उसको डिस्प्यूट भी नहीं किया था ईरान ने। तो इसीलिए उनकी जो नॉलेज बेस है, उनका जो साइंटिफिक टैलेंट है, उसमें तो बहुत नुकसान हुआ ही है। और फोर्डो में, क्योंकि ऐसा नहीं है जो केवल वहां पर
यूरेनियम की बात हो, मेरे ख्याल से जो टेक्निकल लोग हैं वो उसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बता पाएंगे। परंतु जिस प्रकार की हानि ये फोर्डो में B-2 बॉम्बर्स ने की है, मेरे विचार से वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और इन एनी केस जो नातांज में है और जो इस्फहान में है, वहाँ पर भी बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। उसको शायद इतनी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा क्योंकि उसको इजराइल ने पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। देखिए, अमेरिका के हमले के बाद यूरोपियन यूनियन की अपील ये कहते हुए कि सभी पक्ष से पीछे हटे, सभी पक्ष पीछे हटे, तो सभी पक्ष से पीछे हटने की अपील यूरोपीय यूनियन भी कर रहा है। इलाके में शांति स्थापित होनी चाहिए, शांति की बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी। तो इसको लेकर ये बड़ा अपडेट, सभी पक्षों से पीछे हटने की अपील की है यूरोपियन यूनियन ने युद्ध के हालातों के बीच। और अमेरिका के हमले के बाद यूरोपियन यूनियन की यह अपील कि इस इलाके में शांति स्थापित होनी जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल देखिए कि सब शांति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन ये पूरा इलाका और ज्यादा अशांत होता जा रहा है। अशोक सर, यही हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि शांति की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन शांति स्थापित होगी कैसे? फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीनी इसमें, परंतु इसमें यह देखना होगा जो अगर ये जो युद्ध है केवल इन्हीं दोनों देशों के बीच में हम सीमित कर सकते हैं, तो तब इसको क्षेत्रीय युद्ध के रूप में ये बढ़ेगा नहीं। क्योंकि देखिए, शुरुआत जब हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच में, तब लोग यही कह रहे थे, जो ये भी बिल्कुल एकदम पैन यूरोपियन हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा वगैरह। अभी करीब 3.5 साल हो गए हैं, फरवरी 2022 में शुरू हुआ, 3 साल से ऊपर हो चुका है, परंतु वो अपनी सीमाओं से ऊपर नहीं बढ़ा है। हालांकि हम देखते हैं स्वीडन और फिनलैंड ने, इन्होंने 2 नए देश हैं जो कि नेटो के सदस्य बने हैं, परंतु जो युद्ध हो रहा है वो वहाँ पर उसी सीमित क्षेत्र में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। या यूक्रेन थोड़ा बहुत रूस के अंदर भी वहां पर हमले कर देता है। उसके बाद अक्टूबर 2023 में आप देखिए, हमास में गाजा और इजराइल, हमास और इजराइल के बीच में हो रहा है गाजा में। हिजबुल्लाह भी आ गया लेबनान में, हूती भी आ गए, परंतु फिर भी वो उस सीमित क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ा है। मैं समझता हूं जो अगर ईरान हमला नहीं करता है अमेरिका के एसेट्स पर, मिलिट्री एसेट्स पर, उनके जो सैनिक वहां पर स्थित हैं, स्थापित किए हुए हैं, उनके ऊपर हमला नहीं करता है, तो ये फिर से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध रहेगा। और इसी बीच अमेरिका को ईरान की बहुत बड़ी चेतावनी, अमेरिका ने खतरनाक युद्ध की शुरुआत की। ये ईरान कह रहा है अमेरिका के हमलों को लेकर, हमले की कीमत अमेरिका चुकाएगा। तो ईरान आक्रामक लगातार रुख अपना रहा है और अमेरिका की तरफ से किए गए हमले के बाद उसका ये बयान, ये कहते हुए कि हर कीमत चुकाएगा अमेरिका ने जो ईरान के साथ किया है। अशोक सर, मैं यही आपसे कह रही थी कि अभी तक बातें की जा रही हैं, उसने अटैक किया लेकिन उसने इजराइल को निशाना बनाया, उसके कई शहरों पर मिसाइल से अटैक किए गए, लेकिन अमेरिका या उसके किसी सैन्य बेस पर कोई भी हमले की खबर अब तक नहीं आई। तो क्या ईरान ये माहौल जरूर बना रहा है लेकिन अभी हमले करने से वो बच रहा है, या कोई और स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रही है इसके पीछे उसकी? जी देखिए, मुझे नहीं लगता है जो ईरान के पास कोई और स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखिए, आपको याद होगा जो जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था, वो वहाँ पर था, इराक में था, और उसके एक मिसाइल से पॉइंटेड स्ट्राइक की गई थी और कासिम सुलेमानी, उसके बाद जब उसका तेहरान की सड़कों पर या जहाँ पर भी उसका होम टाउन है वहाँ भी उसको लेकर दफनाया वहाँ पर गया था, और जो उसका जनाजा निकला था तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। और तब भी ईरान ने यही चेतावनी दी थी जो इसका बदला लिया जाएगा और बहुत बुरा हश्र होगा अमेरिका को। तो देखिए, बातों से वो आगे बढ़ नहीं पाए। यहाँ पर देखिए क्या विकल्प हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर सकता है, 20-25% पूरी दुनिया का, वो अगर होगा पूरी दुनिया के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर होगा। जो सबसे ज़्यादा बड़े इंपोर्ट करने वाले हैं, चीन भी है जो कि उसका बहुत हिमायती है, ईरान का हिमायती है, ज़्यादातर तेल वहाँ से जाता है, सऊदी अरेबिया का, इराक का, कुवैत का, बहरीन का, वो सब उधर से ही जाता है। तो वो उसको बंद करने में दिक्कत होगी और वो लीड कर सकता है जो और भी देश उसमें आए, और इन देशों के साथ भी उसके जो संबंध हैं वो खराब होने के लिए हो सकते हैं। देखिए, कोई वहाँ पर देश जो है
उस क्षेत्र में वो उसके साथ नहीं आया है, ना तो उसको सपोर्ट करते हैं जो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, परमाणु अस्त्र बनाए, या फिर जो इजराइल के साथ उसका युद्ध हो रहा है या अमेरिका के साथ युद्ध, क्योंकि ये सब जो देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये सब अमेरिका के साथ बहुत ही इनके अच्छे संबंध है। आपने देखा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो सबसे पहला उनका जो दौरा था, विदेशी दौरा था, वो सऊदी अरेबिया में था, यूएई में था, कतार में था। तो उनके विरुद्ध कोई ऐसे कोई बोलेगा नहीं, तो उसके पास ऐसे कोई विकल्प नहीं है। ना रूस ऐसे कुछ बोलेगा या कुछ करेगा, वो तो वैसे ही अपने आप इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ, और चीन तो बहुत दूर है, तो इसीलिए उसके पास विकल्प बहुत कम है जो वो अमेरिका के विरुद्ध स्ट्राइक करे किसी प्रकार का। बिल्कुल सर। तो ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीती रात अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जारी जंग और विध्वंसक हो गई है। ईरान ने अमेरिका को इसके गंभीर परिणाम की धमकी दी है। तो वहीं फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीर से बड़ा खुलासा हुआ है। हमले से 2 दिन पहले साइट पर बड़ी हलचल थी। फोर्डो साइट पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दी थी। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि इस हमले में ईरान को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने यह भी कहा है कि वहां से लोगों को पहले ही हटा लिया गया था। और अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, अमेरिकी हमले से 2 दिन पहले की तस्वीर है ये, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार, फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की, जिस पर अमेरिका ने आज सुबह हमला किया है। और यहां पर बड़े नुकसान का दावा अमेरिका ने किया है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान और इजरायल के बीच जारी इस जंग में अब अमेरिका खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में अशांति बढ़ेगी क्या? युद्ध की चादर में सोए ईरान की सुबह ऐसी होगी, ये अंदाजा ईरानी नागरिकों को शायद पहले से ही था। जिस बात के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे, शनिवार देर रात वो हो गया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला कर दिया, जिसके लिए अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया। ये वही बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल बंकरों को तबाह बर्बाद करने के लिए किया जाता है। अमेरिका से आए 6 बम वर्षक विमानों ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर सीधा हमला किया। B-2 बॉम्बरों ने अकेले ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 30,000 पाउंड बंकर बमों से हमला किया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पहाड़ के 300 फीट नीचे बना है। इसे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा, फोर्डो सहित 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया, जबकि नतांज और इस्फहान में टॉम हॉक न्यूक्लियर साइट के लिए 30 टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ। दावा किया जा रहा है कि करीब 400 मील दूर से पनडुब्बियों के जरिए ये मिसाइलें दागी गई। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई। नेतन्याहू ने ट्रंप को हमलों की बधाई दी। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion,
Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. खास बात यह है कि शनिवार को ही इजराइल ने इस्फहान को टारगेट किया था, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिल सकी। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट न्यूक्लियर प्लांट कहें तो तेहरान से 124 मील दूर ये साइट जमीन से करीब 300 फीट गहराई में है। यहीं पर यूरेनियम रिसर्च सेंटर भी है। तो नतांज न्यूक्लियर प्लांट ईरान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एनरिचमेंट साइट है। नतांज में हजारों एडवांस सेंट्रीफ्यूज हैं, जिनमें से कुछ 60% तक न्यूक्लियर को एनरिच कर सकते हैं। और इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर तेहरान से करीब 350 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ हजारों परमाणु वैज्ञानिक काम करते हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के डिप्टी पॉलिटिकल डायरेक्टर हसन अबेदेनी ने सरकारी टीवी चैनल पर यह दावा किया है कि ईरान ने परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक न्यूक्लियर डील प्रभावित न हो, इसलिए ट्रंप नहीं चाहते कि इजराइल ईरान पर हमला करे। वो ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे, न कि इजराइल की शर्तों पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए और आखिरकार जंग के 10वें दिन अमेरिका को कूदना पड़ा। अब नजर इस बात पर है कि ईरान करता क्या है। संभव है कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान निशाना बनाए। नजर इस बात पर भी है कि रूस और चीन किस तरह ईरान का साथ देते हैं।